वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसका मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म को बंद कैसे करना होता है। हमने बहुत सारे चैप्टर पढ़े होते हैं इसमें, जैसे एडमिशन, जब पार्टनर एडमिट होता है तो क्या करते हैं, रिटायरमेंट जब पार्टनर जाता है तो क्या करते हैं, जब पार्टनर डेथ होती है तो क्या करते हैं। अब हम सीखेंगे जब धंधा बंद होता है तो क्या करते हैं। आपको बता दूं, जब धंधा हमारा बंद होता है तो हमें 3 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। पहला होता है जी, मैं आपको बता दूं, पहला अकाउंट बनाना सीखेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा जी? रियलाइजेशन। दूसरा अकाउंट बनाना सीखेंगे हम पार्टनर कैपिटल। और तीसरा अकाउंट बनाना सीखेंगे हम बैंक अकाउंट। कौन सा? बैंक अकाउंट। काफी आसान चैप्टर है। आइए स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन। आपके समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करवा रहा हूँ रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। एक मैंने ऐसी बैलेंस शीट बना रखी है रफ वाली। तो स्टार्ट कैसे करते हैं, ध्यान सुनिए। इसके अंदर हम एक यूज करेंगे रूल, इसको सीखने के लिए, सीजर रूल। सीजर रूल का मतलब है कैंची रूल। अगर हमने कैंची देखी तो देखो, आपने ध्यान से देखा होगा कैंची कैसे होती है, इस टाइप की। यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाला इधर जाता है और ये वाला पार्ट इधर जाता है। तो ऐसे हमें यहाँ पर कैंची रूल लगाना है। कैंची रूल का मतलब है जितने भी आपको ये एसेट साइड में दिख रहे हैं, ये सारे आइटम, ये सारे आइटम किस साइड दिखेंगे कैंची के हिसाब से, यहाँ। ऐसे ही आपको जितने भी ये लाइब्रेरी साइड वाले आइटम दिख रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे, इधर। लेकिन सर, एसेट साइड वाले आइटम इधर तो जाएंगे, बट कौन कौन से आइटम्स आपको नहीं उतारने हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, वो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको यहां पर क्या नहीं उतारना, आपको नहीं उतारना है बैंक, आपको नहीं उतारना है कैश। अगर पार्टनर से रिलेटेड कोई लोन हो या पार्टनर से रिलेटेड कोई भी काम हो, वो भी नहीं उतारना है। अगला, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट्स, इस टाइप का कोई खर्चा अगर आपको या इस टाइप का एसेट्स में दिख जाए तो नहीं उतारना। और लास्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपको कभी भी एसेट साइड में दिख जाए तो ये सारे आइटम आपको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं उतारने। बाकी सब आपको जो भी दिखे, जैसे मशीन दिख रही है, मशीन उतार दिया। आपको फर्नीचर दिख रहा है, फर्नीचर उतार दो। प्लांट प्लांट, गुडविल गुडविल। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, ये नहीं उतरेगा। लोन नहीं उतरेगा, बैंक नहीं उतरेगा। कौन कौन से उतरेंगे, ये उतरेगा, ये उतरेगा, ये उतरेगा, ये उतरेगा। याद रहेगा। यानी कि आपको क्या करना है, बस इन 5 आइटम्स का याद रखना है, बाकी बिना देखे जो दिखे उतार दो और उनका अमाउंट लिख दो, डन। लाइब्रेरी साइड में आप सब उतार सकते हो, बस क्या क्या नहीं उतार सकते वो सुन लो। कैपिटल नहीं उतारनी, ठीक है, निषेध है। आप जो है पार्टनर से रिलेटेड कोई लोन हो, जैसे नहीं उतारना। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने बी लोन लिखा है, तो नहीं उतारना। लेकिन अगर मिसिस बी लोन होता, मिसिस, आप मुझे बताओ, हमारा जो सगा है वो कौन है, बी है, लेकिन अगर बी की वाइफ से लोन ले रखा हो तो वो यहां पर उतरेगा। सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड लोन नहीं उतरता। और अभी मेरी बात सुन लेना, बाद में मैं रिजर्व की बातें आपको और बताऊंगा। वैसे तो रिजर्व नहीं उतरते, बट मैं आपसे रिजर्व की बात जब क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए मान लो रिजर्व नहीं उतरता, डन। तो पहले हमने कैची रूल में क्या सीखा, एसेट्स के सारे आइटम यहाँ उतार दो, बस 5 चीज छोड़ दो। लाइबिलिटी में ये 4 चीज छोड़ दो, बाकी सब उतार दो। चले आगे। बस याद रखना, बाहर वाले का लोन होगा, बीबी का, उसके पति का, तो उतरेगा, अगर वैसे तो नहीं होता था। चलिए, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, जो आपकी बुक का क्वेश्चन है, जहां से रियलाइजेशन अकाउंट टॉपिक स्टार्ट हुआ है, वहां से आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। बुक किस क्वेश्चन है, जो टीएस ग्रेवाल सर के क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, स्टार्ट करें। जैसे कि मैंने आपको नियम बताया कैंची वाला, तो सबसे पहले आपको सारे एसेट्स दिख रहे होंगे, मैं जूम कर देता हूं। सबसे पहले आपको दिख रहा है एसेट साइड में मशीन, मशीन, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक। आप सबको पता है हमें क्या करना है, कैंची रूल लगाना है। कैंची रूल में क्या होता है, यहाँ के सारे आइटम कहाँ जाएंगे, यहाँ। चलिए उतारते हैं। सबसे पहले देखो जी क्या दे रखा है, मैं सबसे में दे रखा है पहले मशीन, उतरेगी, हाँ जी उतरेगी। यहाँ लिख देंगे मशीनरी। कितना है जी मशीन में, मशीन में दे रखा है 3,20,000, ओके जी उतार दिया। फिर हमें दे रखा है इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल उतरेगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी उतार दिया। कितना इन्वेस्टमेंट, 3,00,000। बड़े आसान से क्वेश्चन है, मजे से करो आराम से। अगला है स्टॉक, उतरेगा, कितना है, 2,00,000। अगला आया डेटर, डेटर भी उतरेगा। मैंने तो कहा था आपसे बस 5 चीज छोड़नी है, 1,00,000।
अगला आया कैश एट बैंक। आपको याद होगा मैंने कहा था भैया देख लो, बैंक और कैश में से कुछ भी नहीं उतारना, तो हम ये नहीं उतारेंगे। डन। चलिए अब हम चलते हैं लाइब्रेरी साइड में। लाइब्रेरी का आइटम कहाँ उतारेंगे? यहाँ उतारेंगे, यहाँ, यहाँ। कैपिटल मैंने आपको मना किया था, पार्टनर का कोई लोन है, देखो सी से लोन ले रखा, नहीं उतरेगा। क्रेडिटर उतरेगा और बिल पेबल उतरेगा, तो यहाँ हम सन्ड्री क्रेडिटर और अगला बिल पेबल। क्रेडिटर कितना है? क्रेडिटर कितना है? 1 लाख। और बिल पेबल कितना है? ठीक है जी, चलो जी, यहां तक तो सीख लिया अब हमने। अब क्या करना है ध्यान सुन लो। पहले तो हमने बैलेंस शीट की सफाई कर दी, इसके बाद हमें क्या करना है ध्यान सुन लो। फिर से हमारा कैची रूल सामने आने वाला है। आपको ये जो एसेट्स दिख रहे हैं जो मैंने यहाँ उतारे, मशीन, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक और डेटर, अगर इससे रिलेटेड कोई भी बात नीचे लिखी होगी तो वो भी कैची रूल के मुताबिक, जैसे आप देखो यहाँ सारे एसेट्स कहाँ उतारे मैंने, यहाँ उतारे, यहाँ, यहाँ। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी बात दिखी तो आपको कहाँ उतरेगी? देखो यहाँ उतरेगी, यहाँ। ठीक है। और अगर इन दोनों से रिलेटेड कोई भी बात आपको नीचे दिख रही है तो वो कहाँ उतरेगी? यहाँ उतरेगी। यानी पूरे चैप्टर में कैची रूल, पहले आप बैलेंस शीट को कैची के हिसाब से उतारोगे, फिर अगर नीचे एडजस्टमेंट किसी के हिसाब से लिखी हो तो वो उल्टी साइड में आएगी। स्टार्ट करें। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई लाइन लिखी है। हाँ जी, देखें ध्यान से। इन्वेस्टमेंट रियलाइज 2,90,000। आपको पता है हमारा धंधा बंद हो रहा है, और जब धंधा बंद होता है तो हमारे सारे एसेट्स क्या करे जाते हैं? बेचे जाते हैं। दो केस हो सकते हैं, या तो हम अपना एसेट्स मार्केट में बेचेंगे, और अगर मार्केट में बेचेंगे तो पैसा आएगा, या कभी कभार क्या होता है जब हम अपना धंधा बेच रहे होते हैं तो जो हमारे पास एसेट्स होते हैं वो हमारे जो पार्टनर्स होते हैं वही ले जाते हैं। क्या करते हैं? वही ले जाते हैं। तो हमने इन्वेस्टमेंट रियलाइज का मतलब है कि हमने मार्केट में बेचा और कितने पैसे मिल गए? 2,90,000। और ये बात किससे रिलेटेड है? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखी है? यहाँ। तो इससे रिलेटेड कोई भी बात होगी तो कहाँ जाएगी? उधर की साइड। और बेचिए तो हमारे कहाँ पैसा आया होगा? बैंक में। तो बैंक लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे दोस्तों इन्वेस्टमेंट, ताकि ये हमें पता चल सके कि बैंक में किस बात के पैसे आए। कितने आ गए? कितने आ गए? 2,90,000। ओके जी, हो गया, हो गया। अब स्टॉक के बारे में कोई लाइन है क्या? हाँ जी। स्टॉक कितने का बिक गया? हमारा स्टॉक हमारा बिक गया 1,80,000 का, तो हम वहां पर भी टिक मार देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? बैंक, और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? स्टॉक। ये ब्रैकेट में इसलिए ताकि हमें रेफरेंस पता चलता रहे कि हम कितने में बेच रहे हैं। 1,80,000। ठीक है जी। डेटर, डेटर जी इधर देखो ध्यान से। डेटर का मतलब आप जानते होंगे, डेटर का मतलब होता है जिससे पैसे आने वाले हैं। और डेटर में से 20,000 रुपए, देखो ध्यान से, ये प्रूव हो गए बैड। इसका मतलब है जितने डेटर आपको बैलेंस शीट में दिख रहे थे, देखो ध्यान से इधर, कितने के डेटर थे? 1,00,000। 1,00,000 में से 20,000 ने बैड हो गए। बैड मतलब वो पैसे नहीं देंगे। तो आप मुझे बताओ मेरे पास पैसे कितने आएंगे? मेरे पास पैसे आएंगे दोस्तों, बैंक लिखेंगे, यानी कि 80,000 आएंगे, क्योंकि 20 क्या हो गए? बैड। ओके जी, चलते हैं आगे। डेटर भी हो गया। अब ध्यान से देखो, हमारे पास सिर्फ मैंने 3 एसेट्स के बारे में बात कर ली, हमारा सिर्फ एक एसेट बचा है जिसके बारे में ऊपर लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, मशीनरी वर्थ ₹3,00,000 वाज गिवन टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। आपको पता होगा धंधा बंद होता है तो हमने जो क्रेडिटर थे जिनसे हमने पैसा 1,00,000 रुपए ले रखे थे, उसको हमने 3,00,000 रुपए की मशीन दे दी, 3,00,000 वाली। जबकि मशीन है कितने की? 320 की। उसमें से 3,00,000 की मशीन में किसको दे दी? सन्ड्री क्रेडिटर्स को। तो इसकी एंट्री हम यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि ना तो हमारी मशीन बिकेगी क्योंकि हम उसको दे रहे हैं, और ना हमें क्रेडिटर को पैसे देने हैं। तो इसका मतलब है जब आपस में सेटलमेंट हो जाता है क्रेडिटर और मशीन का, तो हम इस रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि ना हमारी मशीन मार्केट में बिक रही है और ना ही क्रेडिटर को पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों ने आपस में निपटा लिया। लेकिन अगर हमने ध्यान से लाइन पढ़ी हो, जो बाकी की मशीन बची 20,000 की, क्योंकि हमने नोटिस किया, आपको मैं नीचे दिखा भी देता हूँ। देखिए हमारी जो मशीन थी वो थी 320 की। कितने की थी? 320 की। 320 में से 3,00,000 वाली मशीन वो हमने किसको दे दी? क्रेडिटर को। तो आप मुझे बताओ, और क्रेडिटर कितने के थे? 1,00,000। तो इन दोनों ने क्या करा? आपस में अपना निपटा लिया। तो इसकी एंट्री तो होगी नहीं। बाकी बची मशीन कितने की? 20 की। और 20 वाली मशीन कितने की बिकी? 10 की। तो हमारे पास धंधा पैसे कितने आए? 10। तो आपको पता है मशीन से रिलेटेड बातें किधर लिखी जाएंगी? इधर। यहाँ हम लिखेंगे बैंक, ब्रैकेट में लिखेंगे मशीन, और यहाँ कितना लिखेंगे? 10,000। कितना लिखेंगे जी? 10,000। चलिए जी, ये तो हमारा मैटर क्लियर हो गया। ओके, अब कौन सा पॉइंट बचा हुआ है? ये भी हमने पॉइंट निपटा लिया।
अब हमारा पॉइंट बचा हुआ है दोस्तों कि रियलाइजेशन का खर्चा कितना हुआ 10,000। अगर आप नोटिस करोगे बाद इस रियलाइजेशन अकाउंट में हमारे जो मशीन इन्वेस्टमेंट स्टॉक को बेच के जो पैसा आ रहा है वो किस साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड में। यानी कि और जो एक्सपेंसेस पे करेंगे, एक्सपेंसेस करने से पैसा आता है जाता है, जाता है, तो यानी कि पैसे जाने वाली बात हमेशा याद रखना, इधर की साइड लिखेंगे, इसलिए यहाँ लिखेंगे बैंक और ब्रैकेट में लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितने पैसे गए हमारे, 10,000 रुपये। रियलाइजेशन का मतलब होता है जितना हमने धंधा बंद करने में जो खर्चे लगे हैं उसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। डन। अगर आपने नोटिस की हो बात, क्या मशीन के बारे में भी लाइन आ गई, ये रही, इन्वेस्टमेंट के बारे में लाइन आ गई, ये रही, स्टॉक के बारे में ये रही। जब भी आप ये क्वेश्चन करें आप हमेशा नोटिस करें जितने भी आपने एसेट्स उतारे उनके बारे में नीचे कोई ना कोई लाइन आ जानी चाहिए, कोई ना कोई लाइन आ जानी चाहिए, ठीक है। सन्डी क्रेडिटर के बारे में लाइन हो गई कि उन्होंने आपस में निपटा लिया, लेकिन बीपी के बारे में कोई लाइन नहीं लिखी। लेकिन बीपी के बारे में लाइन ना लिखने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम उसके पैसे नहीं चुकाएंगे। अगर किसी लाइबिलिटी के बारे में कोई लाइन नहीं भी लिखी तब भी हमें उसके पैसे चुकाने हैं। और आप ध्यान से देखो बीपी यहाँ लिखा है तो इससे रिलेटेड बातें कहाँ लिखी जाएंगी, यहाँ। तो हम क्या लिखेंगे, बैंक, ब्रैकेट में लिखेंगे बीपी और कितने पैसे देंगे उसको, 2,00,000 रुपए। कह दे क्वेश्चन तो अच्छी बात है, नहीं कहे तो हम तब भी लाइबिलिटी चुकाएंगे। डन। तो आइए टोटल कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो ये वाली साइड है ना, ये वाली, ये अच्छी साइड है। अच्छी साइड पता है क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पैसे बेच के आ रहे हैं। और ये कौन सी साइड है, ये है बुरी साइड। बुरी साइड क्यों है, क्योंकि यहाँ पैसे जा रहे हैं। तो अगर अच्छी साइड ज्यादा हो और बुरी साइड कम हो तो हमारा निकल के आएगा प्रॉफिट, और बुरी साइड ज्यादा हो और अच्छी साइड कम हो तो हमारे क्या निकल के आएगा, लॉस। यानी कि यहाँ पर जो निकलता है रियलाइजेशन प्रॉफिट निकलता है, और अगर यहाँ निकलता तो हमारे क्या निकलता, रियलाइजेशन लॉस निकलता। लेकिन चेक कर लेते हैं पहले अच्छी साइड ज्यादा है या बुरी साइड ज्यादा है। चलिए चेक करते हैं। पहले हम जोड़ेंगे भैया अच्छी साइड का टोटल, 1,00,000 प्लस 2,00,000 प्लस 290 प्लस 180 प्लस 80,000 प्लस 10,000, टोटल आ रहा है 8,60,000। टोटल आ रहा है 8,60,000। चेक कर लेते हैं, मैं साइड में लिख लेता हूँ पहले। अच्छी साइड का टोटल आया 8,60,000। बुरी साइड का टोटल करते हैं, 320 प्लस 3,00,000 प्लस 2,00,000 प्लस 1,00,000 प्लस 10,000 प्लस 2,00,000, 11,30,000। यानी कि आप बताइए किस साइड का टोटल ज्यादा है, गंदी साइड का। गंदी साइड का टोटल ज्यादा होने का मतलब है हमें दोनों साइडों में वही टोटल लिखना होता है जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है। आप मुझे बताइए गंदी साइड कम है और अच्छी साइड, वो गंदी साइड ज्यादा है अच्छी साइड कम है, हमारा क्या निकल के आएगा, रियलाइजेशन लॉस। हमारा क्या निकलेगा, रियलाइजेशन लॉस। तो प्रॉफिट को हटा देते हैं, कितना आएगा लॉस जी, 1130 माइनस 860, तो हमारा निकल के आया 2,70,000। हमारा क्या हो गया, रियलाइजेशन लॉस। डन। पहले समझ में आया। पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें सारे एसेट्स को ट्रांसफर करना है उल्टी साइड, लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है उल्टी साइड, फिर उसके बाद नीचे देखना है नीचे भी जो एडजस्टमेंट दे रखी है वो भी उल्टी साइड ट्रांसफर करनी है। डन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर हमें इसके अंदर क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले आप बताइए, फिर हमें कैंची रूल चलाना है। क्या इसके अंदर ध्यान से बताइए, क्या बैंक ट्रांसफर होगा, नहीं जी बैंक तो ट्रांसफर सारा होता ही नहीं। देखते हैं साथ साथ बता जाइए। सबसे पहले ट्रांस दे रखा है डेटर, तो लिखें डेटर। ओके डेटर से लिख दो, एक मिनट। डेटर लिख देते हैं यहाँ पर, डेटर कितना है जी, डेटर, डेटर हमारे दे रखे हैं 240, 240 उतार दिया, ठीक है जी। फिर हमें स्टॉक उतारना पड़ेगा, उतार लेते हैं। देखते जाओ उल्टी साइड उतार रहा हूं मैं, 1,30,000। फिर फर्नीचर उतार लो भैया, फर्नीचर उतार लिया, 2,00,000, ठीक है जी। मशीन उतारेंगे, मशीन तो उतरेगी, एसेट्स है कितना, 9,30,000। क्या उमेश करंट अकाउंट उतरेगा, नहीं जी आपने मना किया है, पार्टनर से रिलेटेड कोई भी नाम लिखा हो वो नहीं उतरेगा, ठीक है जी। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड में, क्या क्रेडिट उतारेंगे, हाँ जी सर क्रेडिट तो उतरेगा क्योंकि लाइबिलिटी है। कितना, 1,70,000, 1,70,000। क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उतरेगा, नहीं अभी नहीं उतरेगा। जनरल रिजर्व उतरेगा, नहीं उतरेगा। रमेश करंट अकाउंट नहीं उतरेगा, कैपिटल नहीं उतरेगा। यानी कि हमने सब कुछ उतार लिया।
आगे चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। यानी आप सबको याद होगा, बैंक नहीं उतरेगा और ये वाला नहीं उतरेगा, यहां से ये नहीं उतरेगा, ये नहीं उतरेगा, ये नहीं उतरेगा, और आपको याद होगा मैंने सबसे मना किया था पार्टनर से रिलेटेड। अब बस ध्यान से देखते हैं, जो जो उतरना था हमने सब उतार लिया। अब जो नीचे रिलेटेड बात लिखी होंगी डेटर से, वो इधर की साइड उतरेगी। यहाँ चलते हैं। रमेश टुक 50% ऑफ स्टॉक एट 10,000 लेस देन बुक वैल्यू। यानी कि रमेश भैया ने स्टॉक लिया है 50%। रमेश ने क्या लिया है? स्टॉक लिया है। चलते हैं, बात करते हैं। पहले आप पता लगाते हैं स्टॉक है कितने का। स्टॉक आपको दिख रहा होगा 1,30,000 का। चलिए एडजस्टमेंट करते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि बैलेंस शीट में जो स्टॉक था वो 1,30,000 रुपए का था। इस 1,30,000 का स्टॉक, जो आधा स्टॉक था और आधा जब आप करोगे तो 65 होता है, और बाकी आधा भी 65 होता है। अब आपको पता है जब धंधा बंद होता है तो पार्टनर इस बात का फायदा उठाते हैं। अब वो पार्टनर है, एक तरह से धंधा तो उन्हीं का है, तो उन क्या आपको लगता है कि जितने में मिल रहा है वो उतने में ले लेंगे? नहीं, उन्होंने क्या करा, 10,000 रुपये कम करवाए। तो आप मुझे बताओ पार्टनर ने वो स्टॉक कितने का लिया? 55,000 का। क्या लिया? 55। एक और बात जो आपके लिए नई बात बता दूं, अगर किसी भी एसेट्स के बारे में, पहले मैं पूरी लाइन लिख देता हूं, ध्यान से देख लीजिए क्या क्या क्लियर हो जाए। देखो जी, एसेट्स दो हैं, एक होता है टेंजिबल जो में दिखता है, एक होता है इंटेंजिबल जो में नहीं दिखता। तो मेरी एक बात सुन लेना ध्यान से, अगर कोई टेंजिबल एसेट्स है, टेंजिबल कौन से होंगे? जो में दिखते हैं। एग्जांपल के तौर पे प्लांट, मशीन, कोई बिल्डिंग, फर्नीचर। अगर इस टाइप के कोई एसेट्स हो और इनके बारे में कोई भी नीचे लाइन ना लिखी हो, मतलब कुछ भी ना लिखा हो उनके बारे में, तो हम क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि वो जितना बैलेंस शीट में लिखा था उतने में ही बिक गया, उतने में ही सोल्ड हो गया। समझे? कब? अगर किसी टेंजिबल के बारे में नीचे कोई लाइन ना लिखी हो। लेकिन दोस्तों अगर इंटेंजिबल के बारे में ऐसा कोई बात हो, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, अगर इस टाइप की कोई एसेट्स आपको बैलेंस शीट में दिख जाए और अगर इनके बारे में कुछ ना लिखा हो, नीचे कुछ भी ना लिखा हो, तो आप ये मानोगे कि वो जीरो में सोल्ड हुए हैं। इसका मतलब है आप बैलेंस शीट के वहां पर कुछ भी नहीं लिखोगे। सुना मैंने? अगर इन चारों या पांचों के जितने भी एसेट जो दिखते हैं, इनके बारे में नीचे कोई लाइन ना लिखी हो, तो हम मानेंगे जितना बैलेंस शीट में फिगर है उतना ही उतार देंगे। और अगर इंटेंजिबल के बारे में नीचे लाइन ना लिखी हो, तो हम मानेंगे जीरो में बिका है। जीरो में, इसका मतलब हम वहां पर नहीं लिखेंगे। डन। तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन के दर्शन कराता हूँ। स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। रमेश ने 50% स्टॉक लिया था 10,000 रुपए कम में। यानी रमेश ने वो हमसे स्टॉक कितने का लिया? 55,000 में। आइए बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, स्टॉक लिखा है ये, तो स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बातें लिखी जाएंगी इधर उल्टी साइड में। और आप मुझे बताओ, अगर बाहर बिका होता तो बैंक लिखते, लेकिन पार्टनर ने लिया है तो पार्टनर का नाम लिखेंगे। और पता है कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखो, रमेश कैपिटल, और ब्रैकेट में रेफरेंस के लिए लिख देंगे स्टॉक, ताकि हमें पता रहे कि हमने रमेश को नाम क्यों लिखा गया। और रमेश ने हमसे कितने का स्टॉक लिया है? 55,000 का। डन। अब अगर आप नोटिस करोगे, सर आपने बताओगे कि 65,000 के बारे में कोई भी लाइन नहीं लिखी, तो हम क्या मानेंगे? पहली बात, स्टॉक हमारा कौन सा है? टेंजिबल। डन, जो दिख रहा है। अगर इसके बारे में कोई लाइन नहीं लिखी तो हम क्या मानेंगे? जितने का था उतना मार्केट में बिक गया। और मार्केट में बिकने का मतलब है इसके बारे में यहीं पर लाइन लिखी जाएगी, लेकिन क्या लिखेंगे अब हम? बैंक। और बगल में क्या लिखेंगे? स्टॉक। और यहां लिखेंगे 65,000। सुनाया? चलें आगे। आगे चलते हैं।
फर्नीचर के बारे में कोई लाइन लिख दे भाई, लिख दे। हाँ जी, फर्नीचर वॉज टेकन बाय उमेश फॉर ₹50,000। डन। यानी फर्नीचर किसने ले लिया? उमेश ने। और आपको पता है अगर कोई भी पार्टनर लेगा तो उसका नाम लिखा जाएगा। तो देखो इधर लिखा है, तो कहाँ लिखेंगे? क्या लिखेंगे यहाँ पर? उमेश कैपिटल, और ब्रैकेट में रेफरेंस डाल देंगे। क्या लिया है उमेश मेरे भाई ने? उमेश ने लिया है फर्नीचर। कितने का लिया है? 50 का। वो कितने में ले रहा है, सस्ते में ले रहा है, वो मतलब नहीं है, जितने में लिया वो वाला अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यानी किस किस के बारे में बात होगी? स्टॉक के बारे में बात होगी, फर्नीचर के बारे में बात होगी। अब देखते हैं मशीन हमारी बिक गई 4.5। अब पार्टनर ने ली, बिकी है, तो बैंक लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे मशीनरी। कितने की मशीन बिकी है हमारी? 4.5। तो यहाँ लिख देंगे 4.5। ठीक है जी, डन डन डन। अब मशीन के बारे में बात हो गई, अब बस डेटर रह गया। अब ध्यान से नोटिस करो, डेटर के बारे में कोई भी लाइन नीचे नहीं लिखी। और आपको मेरा नियम याद आना चाहिए, डेटर भी लिख लेते हैं यहाँ पर एक और। जितने भी एसेट्स हमें दिखते हैं उसके बारे में नीचे कोई लाइन नहीं लिखी, हम क्या मानेंगे कि जी वो जितना बैलेंस शीट में दिख रहा है उतना ही हम सोल्ड हो गया। यानी कि आप ध्यान से देखो, हमारा कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया? हाँ जी, देखो ध्यान से, डेटर हमारे 240 के दिख रहे हैं और डेटर के बारे में कोई लाइन नहीं लिखी, तो हम मानेंगे जितने के थे उतने में ही हमारे पास पैसे आ जाएंगे। बैंक डेटर कितना? 2,40,000। 2,40,000। डन। क्रेडिटर वर पेड इन फुल। क्रेडिटर को हमने पूरे पैसे दे दिए। अब ध्यान से देखो, क्रेडिटर के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, तो इससे रिलेटेड बातें कहाँ लिखी जाएंगी? यहाँ। क्या लिखेंगे? बैंक, ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिटर, क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1,70,000। पूरे पैसे दिए भैया हमने, पूरे। डन। आगे चलते हैं। एक अनरिकॉर्डेड बिल था रिपेयर का 1,60 का, जिसको हमने कितने में सेटल कर दिया? 1,40। यानी कि हमारी जेब से पैसे गए ना, और गए वाली बात कहाँ लिखी जाती है? डेबिट में। यहाँ लिखेंगे बैंक, यहाँ लिखेंगे अनरिकॉर्डेड बिल। कितना रुपए? 1,40,000। डन। आसान है ना क्वेश्चन? आइए अब स्टार्ट करते हैं, वही हमारा लास्ट का प्रोसीजर। लास्ट का प्रोसीजर क्या होता है? अच्छी साइड और बुरी साइड का टोटल चेक करेंगे। ओके, पहले लाइन खींच लेंगे। अब टोटलिंग चेक करते हैं, टोटलिंग करते हैं भैया, टोटलिंग करेंगे। पहले अच्छी साइड का टोटल कर लेते हैं। 1,70 प्लस 55,000 प्लस 65,000 प्लस 50,000 प्लस 450 प्लस 240, हमारा टोटल आया 10,30,000। हमारा टोटल आया 10 लाख। यहाँ रफ में लिख लेता हूँ मैं, 10,30,000। और अब मैं अच्छी साइड बुरी साइड का टोटल कर लेता हूँ। 240 प्लस 1,30,000 प्लस 2 लाख प्लस 9,30,000 प्लस 1,70 प्लस 1,40, 18,10,000। यानी कि हमारी किस साइड का टोटल ज़्यादा है? बुरी साइड का। किस साइड का टोटल ज़्यादा है? बुरी साइड। तो यानी कि यहाँ पर भी हमारा क्या निकल के आने वाला है? लॉस। क्या निकल के आने वाला है? दोनों साइड में क्या लिख देंगे? 18,10,000। यहाँ पर भी क्या लिख देंगे? 18,10,000। और हमारे यहाँ लिख के आएगा रियलाइजेशन लॉस। रियलाइजेशन लॉस कितने में? माइनस 10,30,000, 7,80,000। 7,80,000 समझ में आया? हमने पहले क्या करना होता है हर क्वेश्चन में? एसेट ट्रांसफर करने हैं। एसेट ट्रांसफर कर नीचे उनके बाद लाइबिलिटी ट्रांसफर करनी है, उसके बाद जो भी उनके बारे में लाइन लिखी हो वो हम उल्टा कर देंगे। डन। चलें आगे, फिर अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आ गया, ये रहा, प्रदीप एंड परेश। चलिए चलते हैं। सबसे पहले अपना वही काम, कैंची कैंची कैंची, बिल्डिंग उतार लो। अच्छा सा पेन ले लूं? नहीं, मजा नहीं आ रहा। अच्छा सा पेन ब्लू लेते हैं। बिल्डिंग उतार लेते हैं भैया सबसे पहले। बिल्डिंग कितना है? 3 लाख। अगला है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट उतार लो जी, तुरंत उतार लो, तुरंत उतार लो, जल्दी से उतार लो। कितना है? 30,000। ओके। अब ध्यान से देखो, कई बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से देखो, डेटर में उनको दिक्कत आती है। हमेशा याद रखना, जो डेटर का अमाउंट है ना, जो यहाँ लिखा है बाहर वाला, आप सीधे ये उतारो यहाँ पर, 67,400 जो बाहर बैलेंस शीट के लिखा है। ठीक है, आगे चलें।
क्या बैंक उतरेगा? नहीं। क्या प्रॉफिट एंड लॉस उतरेगा? नहीं। लेकिन गुडविल तो उतरेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ 5 चीजों के लिए मना किया है। गुडविल तो एसेट्स है, उतार देंगे, उतार दिया। कितना है गुडविल? 10,000। ठीक है, चलें आगे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब चलते हैं लाइब्रेरी साइड की तरफ। क्या क्रेडिटर उतरेगा? हाँ जी उतरेगा सर। सन्ट्री क्रेडिटर। कितना है क्रेडिटर? क्रेडिटर है हमारा 1,29,400। मिसिस प्रदीप लोन, ध्यान से देखो, हमारा जो पार्टनर है प्रदीप है और उसकी वाइफ से है। वाइफ से लोन उतरेगा। अगर प्रदीप से लिया होता तो नहीं उतरता, तो उतारेंगे मिसिस प्रदीप लोन। कितना है? 40,000 रुपए। ठीक है। अब एक नई चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान सुनिएगा। अभी तक मैंने आपसे कहा था कि रिजर्व नहीं उतरेगा, रिजर्व नहीं उतरेगा, बिल्कुल मैं अभी भी यही कह रहा हूं। लेकिन अगर कोई रिजर्व किसी एसेट से रिलेटेड हमने बना रखा हो तो वो वाला रिजर्व उतरता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दिख रहा होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये रिजर्व किससे रिलेटेड है? ये रिजर्व रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट। तो आपको मैंने बताया अगर वैसे तो रिजर्व नहीं उतरता, लेकिन अगर ये किससे रिलेटेड हो? एसेट से, तो उतरेगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन क्या उतार देंगे? IFR। कितना? 8,000। मैं नीचे बात लिख भी देता हूं आपके लिए रफ में। देखो जी, देख लेना। अगर रिजर्व एसेट से रिलेटेड हुआ तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में उतारेंगे। ओके जी। अरे वो लिख जा मेरे भाई, ये लिखना क्यों नहीं चाह रहा है? लिख जा, उतारेंगे। ठीक है जी, पक्का। तो इसलिए मैंने यहाँ पर IFR उतारा। डन। सारी चीज हमने उतार चुके हैं। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। और आपको पता है मुझे एसेट्स में 4 चीज दिख रही हैं, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर, गुडविल। तो मैं नीचे भी 4 चीजों के बारे में देखना पसंद करूंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, पहले बी देखते हैं। इन्वेस्टमेंट वाज गिवन टू परेश। इन्वेस्टमेंट वाज गिवन टू परेश फॉर ₹27,000। इन्वेस्टमेंट किसको दे दी गई? परेश। इन्वेस्टमेंट लिखा है यहाँ, तो इससे रिलेटेड बातें कहाँ लिखी जाएंगी? इधर। और परेश ने लिया है तो परेश का नाम लिख दो। क्या लिखेंगे? परेश कैपिटल। परेश कैपिटल। कितना? 27,000। चलो इन्वेस्टमेंट की बात हो गई। अब देखते हैं बिल्डिंग कितने में बिकी है। बिल्डिंग बिकी है 350। तो पार्टनर का तो नाम नहीं आएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे? बैंक, और ब्रैकेट में लिखेंगे बिल्डिंग। कितना? 3,50,000। ओके। अब रियलाइजेशन के खर्चे कितने आ गए? 2500। आपको पता है खर्चे वाली बातें किधर लिखी जाती हैं? यहाँ। बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना? 2500। ओके जी, ये भी हो गया, हमारा इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट हो गया। ओके 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 ओके। अब बात करते हैं, प्रदीप एग्री टू पे हिज वाइफ लोन। भाई प्रदीप अपनी वाइफ का लोन पे करने को तैयार हो गया। देखो कितना अच्छा पति है। ऐसे पति आप भी बने, ऐसी, मतलब लड़कों की बात कर रहा हूँ कि ऐसे ही पति बने। देखो अपनी वाइफ का लोन भर रहा है ना। अब एक बात बताइए ध्यान से, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई सिंपल सी एक बात है, मैंने आपको नियम सिखाया, जिससे रिलेटेड बात भी वो उल्टी साइड में जाएगी। प्रदीप मिसिस उसकी वाइफ से रिलेटेड बात है ना, तो किधर लिखी जाएगी? इधर। और कौन पे कर रहा है? पति। तो हम क्या करेंगे? उसके पति का नाम लिख देंगे। पति का नाम क्या था? प्रदीप कैपिटल। बस सिंपल सी बात। कितना है उसके पति का नाम? उसकी वाइफ का लोन कितना था? 40, तो उसका लिख दिया। ठीक है जी, ये भी हो गया। यानी कि हमने डेटर के बारे में कोई लाइन नहीं आई अभी तक, तो हम क्या मानेंगे? डेटर के बारे में लाइन नहीं भी बोली तब भी हम ये तो मानेंगे ही। आपको मैंने सिखाया था, यहाँ पर फिर से देख लो, एक बार से दिखा देता हूँ आपको लाइन। टेंजिबल के बारे में कोई भी लाइन ना बोले तो हम मानेंगे जितने का था उतने। लेकिन यहाँ पर एक बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, डेटर एक्चुअल में है तो हमारे 71,400। ये तो प्रोविजन की एंट्री थी, लेकिन एक्चुअल में हमारे डेटर कितने हैं? 71। तो यहाँ पर हमारे पास जो पैसे लोगों से आएंगे वो कितने आएंगे? 71,400। 67 नहीं, माइनस करके नहीं, पूरे जितने थे। ठीक है। अब बात करते हैं गुडविल के बारे में भी कोई लाइन नीचे नहीं लिखी। और फिर से मेरी लाइन को पढ़ लें। अगर इनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा
तो हम ये मानेंगे कि ये बिकी कितने में होंगी, 0 में, यानी कि गुडविल की एंट्री यहाँ पर नहीं लिखी जाएगी। मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ, पेपर में नहीं करनी, गुडविल लिख के दिखा रहा हूँ। क्यों नहीं करनी समझ में आया? मैंने आपको काट के भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि गुडविल के बारे में, गुडविल कौन सा एसेट्स है, इंटेंजिबल। अगर कोई लाइन नहीं लिखी तो हम उसकी एंट्री नहीं करें, हम ये मानेंगे वो कितने में बिका है, 0 में। चले आगे। ओके, अब जो है एक लास्ट पॉइंट है, सबके बारे में बात हो गई, बिल्डिंग के बारे में बात हो गई, देखो इधर ये रही, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो गई, परेश ने ले लिया था, डेटर के बारे में बात हो गई, गुडविल के बारे में। लेकिन आपने देखा होगा लास्ट वाला पॉइंट रह गया हमारा, एक मिनट और, एक मिनट, एक मिनट, क्रेडिटर के बारे में बात नहीं हुई। क्रेडिटर वाला पॉइंट पढ़ते हैं अभी, पहले लास्ट वाला पॉइंट पढ़ते हैं, एफ पॉइंट। प्रदीप वाज पेड 10,000 एज ए कमीशन फॉर हिज सर्विस। आपको बता दो, जब आप अपनी टीएस ग्रेवाल वाली बुक खोलोगे तो ये वाला पॉइंट आपको क्वेश्चन के सबसे ऊपर पे मिलेगा, जब आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करोगे सबसे ऊपर, यानी कि यहाँ पर, यहाँ। तो जब आप देख लेना, यहाँ पर ये पॉइंट मैंने नीचे लिख दिया ताकि आपको आराम से समझ जाए। प्रदीप को 10,000 रुपए कमीशन दिए सर्विस देने की, यानी पैसे देने वाली बात हमेशा कहाँ आती है, डेबिट में। तो हम यहाँ लिखेंगे, और पार्टनर है तो पार्टनर का नाम लिखेंगे, क्या लिख देंगे, प्रदीप कैपिटल कितने रुपए, 10,000। अब एक लास्ट पॉइंट है जिसकी वजह से इस क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत आती है, ध्यान सुनना। यहां लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। क्रेडिटर वर पेड इमीडिएटली एट 10% डिस्काउंट दो ड्यू आफ्टर 2 मंथ। मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूँ, हुआ क्या। आपको पता है जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका नाम है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब है धंधा बंद हो रहा है, धंधा बंद हो रहा है। हुआ क्या, एक बंदा क्रेडिटर था जिसके हमें कितने पैसे देने थे, मैं आपको रफ में समझा देता हूँ, ध्यान से देखो। क्रेडिटर भैया को पैसे देने थे, क्रेडिटर वो इंसान होता है जिसको हमें पैसे देने होते हैं, क्योंकि हमने इनसे माल वाल खरीदा होगा। कितने रुपए देने थे, 1,29,400। इनके पैसे देने थे कब, इनके पैसे देने थे 2 महीने बाद, 2 महीने बाद। मैंने इनको बोला, मैंने कहा देखो भैया इधर आ जाओ, 2 महीने बाद तुम्हारे पैसे देने हैं, लेकिन हमारा धंधा आज बंद हो रहा है, हमारा धंधा आज बंद हो रहा है, और अगर हमारा धंधा बंद हो गया तो 2 महीने बाद तुम किससे पैसे लोगे, डन। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा देखो आज बैठ जाओ, बात कर लेते हैं, आप पैसा अभी ले लो। उन्होंने कहा भैया तो अच्छी बात है, अभी दे दो पैसे, तो जब मर्जी दे दो। लेकिन मैंने कहा सर मैं आपके पैसे 2 महीने पहले पैसे चुका रहा हूँ, तो हमें कुछ फायदा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है सर, कितना डिस्काउंट ले लो, 10%, यानी कि ध्यान से देखना, 1,29,400 इंटू 10/100, और अल्टीमेटली मेरे को फायदा कितना हो रहा है, क्रेडिटर को 2, तो हमें जो डिस्काउंट देगा कितना देगा, 2 महीने का, तो यानी 2/12। तो अब हम करते हैं फटाफट, देखो जी, 1,29,400 इंटू 10/100 इंटू 2 डिवाइड बाय 12, यानी कि 2156, यानी कि हमारा जो क्रेडिटर है वो हमें कितना डिस्काउंट दे रहा है, 2156, यानी कि हमें यहाँ से 2156 हटा देना है, और ये पता लगाना है कि हमें उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। चेक कर लेते हैं, 1,29,400 माइनस 2156, यानी कि हमें अपने क्रेडिटर भैया को 127,244 इतना हमारा फायदा हो गया। पता है क्यों फायदा हो गया, क्योंकि हम पैसे 2 महीने पहले दे रहे हैं। तो क्रेडिटर के बारे में लाइन आ गई, आपको पता है क्रेडिटर यहाँ लिखा हुआ है, तो इससे रिलेटेड बातें कहाँ जाएंगी, सामने, और क्या लिखेंगे, बैंक ब्रैकेट में सन्डी क्रेडिटर, और कितना, 127,244, डन। अब हमारा एक ही काम है, फटाफट टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग किस साइड की ज्यादा चेक करते हैं, पहले अच्छी साइड का टोटल करते हैं। 8,000 प्लस कर लो, 27,000 प्लस कर लो, 3.5 लाख प्लस 71,400, तो हमारा 6,25,800 आया। मैं यहीं रफ में लिख लेता हूँ, रफ कहाँ यूज करें, ये आया 6,25,800। ठीक है, दूसरी साइड का टोटल करते हैं, बुरी साइड का। जब बुरी साइड का टोटल करा तो हमने आया हमारा 3 लाख प्लस 30,000, 67,400 प्लस 10,000 प्लस 2,500 प्लस 40,000 प्लस 10,000 प्लस 127,244, हमारा आया 587। ओह माय गॉड, इस बार तो आ गए मजे, क्योंकि आपको पता चल रहा होगा हमारी कौन सी साइड ज्यादा है, हमारी साइड ज्यादा है अच्छी। और जब अच्छी साइड ज्यादा हो तो भैया सबसे अच्छा लगता है मेरे को, तो 6,25,800, यहाँ लिख देंगे 6,25,800,
और यहाँ भी लिख देंगे 6 25 800 और अच्छी साइड में से बुरी साइड हटाओगे तो हमारा फायदा आएगा भैया, क्या आएगा हमारा, हमारा आएगा प्रॉफिट, रियलाइजेशन प्रॉफिट। देख लेते हैं कितना आया हमारा, 38656 का हमारा क्या आया, एक मिनट चेक कर लेते हैं हमारा सही है या नहीं है। 38656 का हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा निकल के आया रियलाइजेशन प्रॉफिट। एक मिनट चेक कर लेते हैं कि हमारा सही है या नहीं है। हमारा आंसर है 38656। हाँ जी, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, हमारा आंसर है रियलाइजेशन प्रॉफिट 38656 डन। आइए अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, आशीष एंड कनव, आशीष एंड कनव। चलिए आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हमारा वही काम, घिसा पिटा एसेट्स को ट्रांसफर करो। आप सबसे रिक्वेस्ट ध्यान से देख लो, एसेट्स बैंक ट्रांसफर करूं या नहीं करूं, ना जी ना। स्टॉक तो ट्रांसफर करेंगे, डेटर करेंगे, फर्नीचर करेंगे, प्लांट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस नहीं करेंगे। तो आइए फटाफट जो नाम आपको दिख रहे हैं वो हम ट्रांसफर कर देते हैं। चलिए सबसे पहले कौन कौन से नाम दिख रहे हैं मेरे को नाम दिख रहा है स्टॉक। स्टॉक कितने का है, 24,000 का। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ जल्दी से, स्टॉक कितने का, 24,000 का। अगला है डेटर। डेटर भी लिख लेंगे भैया, डेटर तो लिखेंगे। कहाँ है डेटर हमारा, डेटर है हमारा 19,000 रुपए का। फर्नीचर हमारा 40,000 रुपए का। ओके, प्लांट 2,10 का। चलें आगे, आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट है 32,000 रुपए की। आपको नहीं लगता इस चैप्टर कितना आसान होता है यार, क्या करूं मैं क्या बोलूं मैं, तो बस इतना आसान आसान चैप्टर बच्चों आपको दिक्कत नहीं होती। चलो कोई नहीं, अब दे दिया तो पढ़ ही लेते हैं। उतार दिया जी। अब लाइब्रेरी साइड चलते हैं, देखते हैं फटाफट क्या ट्रेड क्रेडिटर उतरेगा। हाँ उतरेगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी लाइबिलिटी होती है, बच्चों को फंड ये रिजर्व ना दिखना चाहिए, ये भी उतरेगा। मिसेज, भैया मिसेज आशीष की पत्नी उतरेगा। कनव का लोन नहीं उतरेगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड नहीं उतरेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन हाँ जी उतरेगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है तो ये उतरेगा। तो चलिए हमें पता चल गया क्या क्या उतारना है। सबसे पहले हम क्या उतार लेते हैं, ट्रेड क्रेडिटर। फिर उसके बाद देखो देखो ध्यान से, मिसेज आशीष, पहले एम्प्लॉय प्रोविडेंट ईपीएफ। ईपीएफ कितना है, 60। पहले एक मिनट, एक, अरे यार मैंने क्या कर दिया, ये सारा चला गया हमारे पास से, सारा चला गया। एक मिनट मैं इसको ठीक कर देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ गई है इसमें। कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट। इस क्वेश्चन में दिक्कत आ गई, एक सेकंड में। चलिए मैं दोबारा एक दूसरा क्वेश्चन कर देता हूँ, बाद में करते हैं इस क्वेश्चन को। एक सेकंड, आ गया आ गया आ गया आ गया दोस्तों, आ गया। थोड़ी दिक्कत हो जाती है, चलिए अब मैं इसको जूम कर देता हूँ। अब नहीं करेंगे, आराम आराम से करेंगे ताकि दिक्कत ना हो क्वेश्चन में, ठीक है। ईपीएफ कितना है, ईपीएफ हमारा 60,000। ट्रेड क्रेडिटर है 42,000 और मिसिज आशीष लोन है 9,000। मिसिज आशीष लोन कितना है, कितना है, 9,000। 9 लिख दिया, ठीक है। ओके आगे चलें। कनव नहीं आएगा, वर्कमैन कमीशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा 4,000। ठीक है जी, हमने सब उतार लिया। अब हम चलते हैं नीचे वाली बातों पे, ध्यान से देखिएगा आराम आराम से। आशीष, पहले ध्यान से देख लो जी। आशीष ने फर्नीचर ले लिया, अब फर्नीचर से रिलेटेड बातें आपको पता है, यहाँ लिखी जाती हैं। क्या लिखेंगे, पेन दूसरा चेंज कर लेते हैं, आशीष कैपिटल और ब्रैकेट में लिखेंगे फर्नीचर। कितना लिया आशीष ने फर्नीचर, कितने में लिया है, 38,000 रुपये। तो यहाँ 38 लिख देंगे और फर्नीचर पर टिक मार दूंगा ताकि मेरा ध्यान उधर न जाए, फर्नीचर की बातें हो गई। और उसने, आशीष ने अपने बीवी का लोन भरने के लिए तैयार हो गया। देखो आप, बीवी का लोन नॉर्मली उसका पति ही भर रहा है नॉर्मली, तो इससे रिलेटेड बातें किधर आएंगी, इधर। और क्या लिखेंगे, आशीष कैपिटल। ठीक है जी, ओके ओके। आशीष भैया कहाँ है मेरे, बीबी का लोन कितना था, 9।
चलो, हो गया बात। ओके, आगे चलते हैं। डेटर से कितने पैसे मिले? 18,500। तो यहाँ लिखेंगे बैंक और ब्रैकेट में लिखेंगे डेटर। कितने रुपए? 18,500। प्लांट रियलाइज, ध्यान से देखो, प्लांट रियलाइज 10% मोर देन बुक वैल्यू। यानी प्लांट हमारा जो बिका है, जितना भी बुक्स में लिखा है उससे 10% ज्यादा। और आपको यहाँ दिख रहा होगा कि प्लांट कितने का है? 210। तो 210 का 10% होता है, मैं लिख के देता हूं यहाँ पर आपके लिए रफ में। 210 का प्लांट था, इसका 10% निकालो। जब 10% निकालोगे तो 21 होता है। और यानी कि हमारा जो बिका है वो कितने का बिका है? 2,31,000 रुपए। तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक और ब्रैकेट में लिखेंगे प्लांट और यहाँ लिखेंगे 2,31,000 रुपए। ठीक है जी, प्लांट के बारे में बात हो चुकी है। ओके 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 ओके। कनव टुक ओवर 40%। चलो ये भी देख लेते हैं ये क्या चीज है। ओके, कनव मेरा जो भाई है, ध्यान से देख लो भैया, ये फिर से वही आ गया। कनव जो मेरा भाई है वो सिर्फ 40% स्टॉक ले रहा है। कितने परसेंट स्टॉक? चलो ले ले, जितना मर्जी ले ले, लेकिन वो बुक वैल्यू से 20% कम करा के ले रहा है। ठीक है, चलिए, और बाकी का जो स्टॉक है वो हम 10% के फायदे पे बेच रहे हैं। तो आइए आपको रफ में समझाता हूँ। पहले स्टॉक जान लेते हैं, स्टॉक है कितने का। स्टॉक हमारा है 24,000 रुपए का। तो ध्यान से देखिए स्टॉक वाली एडजस्टमेंट। स्टॉक हमारा है कितने का? 24,000 का। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे सारे भाई इस स्टॉक के दो हिस्से कर देते हैं। एक कर देते हैं 40%, एक कर देते हैं 60%। देखते हैं 40% कितना है। 24,000 का 40%, जल्दी बता दो जी। आंसर आएगा 9,600। और 24,000 का 60% कितना हो गया? ये हो गया 14,400। ये जो हमारा 96 ये तो लिया है कनव ने। किसने लिया है? कनव ने। और ये जो है हमने बाहर बेचा है। ठीक है, अब समस्या क्या है, जब घर वाले को बेचते हैं तो वो कम कराता है, और कनव ने हमसे 20% कम करवाया। तो आपको 9,600 का 20% निकालना पड़ेगा। ओके, निकाल लेते हैं सर, क्या दिक्कत है। 9,600 का 20% होता है सर 1,920 रुपए। और जब आप 1,920 रुपए माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कनव ने जो वो स्टॉक लिया है वो कितने रुपए में लिया है? 7,680। और बाहर आपको पता है कितना फायदा हुआ? इस ये घर वालों से तो बाहर वाले होते हैं। हमने बाकी का स्टॉक 10% ज्यादा में बेचा। क्या करें, मानते भी तो नहीं है। 10% एक्स्ट्रा। जब 14,400 का 10% निकालोगे तो 1,440 आएगा। तो चेक करते हैं। 15,840। डन। तो आप ये जो एंट्री मारोगे ये कनव के नाम से मारोगे, और ये जो एंट्री मारोगे ये बैंक के नाम से मारोगे। स्टार्ट करते हैं, आइए। यहां पर आप लिखोगे कनव कैपिटल 7,680। और बाकी का जो स्टॉक है वो हमने कहाँ बेचा? बाहर। तो उसके लिए लिखोगे बैंक। कितना है जी? 15,840। स्टॉक के बारे में बात हो गई, और डेटर के बारे में भी होगी जी, डेटर के बारे में भी होगी। अब एक इन्वेस्टमेंट रह गया है। अब ध्यान से पढ़ लो क्या लिखा है। ट्रेड क्रेडिटर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। आपको मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि अगर कोई भी क्रेडिटर आपस में सुलझा लेता है, इन्वेस्टमेंट ली ना, हम हमें क्रेडिटर को पैसे देने हैं ना, हम हमारी इन्वेस्टमेंट बिकेगी, तो इसकी एंट्री यहाँ नहीं की जाएगी। यानी कि ना ही हम मैं क्रेडिटर की एंट्री मारूंगा उधर की साइड सामने, और ना ही मैं इन्वेस्टमेंट की एंट्री मारूंगा इधर की साइड। दोनों ने आपस में क्या कर लिया? सेटलमेंट कर लिया। डन। लगभग हमने सारा कर दिया है। अब पढ़ते हैं एक और मेन क्वेश्चन, मेन पॉइंट है इसके अंदर, ई पॉइंट। ध्यान से देख लो, हमने सारे पॉइंट पढ़ लिए। ध्यान से पढ़िएगा ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, ई पॉइंट। कनव एग्री टू कंप्लीट डिसोल्यूशन फॉर रेम्युनरेशन ऑफ 12,000। हुआ क्या? धंधा बंद हो रहा था। अब जो ये कनव था, मान लेते हैं एग्जांपल दे रहा हूं, कनव जो हमारा पार्टनर था ये सीए था। क्या था? सीए। अब मैंने कहा मेरे का भाई देख, तू सीए है और तुझे ये धंधा बंद कराना क्या है, तू ये सारे प्रोसीजर जानता है, तो हम बाहर वाले को क्या बुलाएंगे, तू ही हमसे पैसे ले ले। तो मैंने कहा ठीक है, हम तेरे को 12,000 रुपए देंगे
और तू ये धंधे की जो भी प्रोसीजर है सारा बंद कराने का तू करा दियो, ठीक है। बट हुआ क्या, उसके जो एक्चुअल में पैसे लगे ना वो 8,000 लगे। कितने लगे? लेकिन हमें 8,000 से कोई मतलब नहीं है। हमने उसको देने का कितना वादा किया? हमने उसको देने का वादा किया 12। तो अल्टीमेटली फर्म के जो पैसे जाएंगे वो कितने जाएंगे? 12। और आपको बताया पैसे जाने की एंट्री कहां से लिखते हैं? यहाँ लिखेंगे 12 और यहाँ लिखेंगे किसका नाम? कनफ कैपिटल। समझ में आया? हमें एक्चुअल से कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल में उसके 5,000 रुपए लग जाए, 3 लग जाए, 2 लग जाए या 15 लग जाए, हमने फर्म ने उसको 12,000 रुपए देने का बात किया है, तो हम 12 की एंट्री मारेंगे। ये जो एक्चुअल वाला है इसको हम करेंगे इग्नोर। ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि आप 8 लिखो या 12 लिखो। समझ में आया? ये क्वेश्चन हमारा सारा हो चुका है। एक और बात, पिछले क्वेश्चन में आपको बताना भूल गया था। मैंने आपको बताया था कि अगर एसेट से रिलेटेड कोई भी रिजर्व होगा उतरेगा, जैसे हमने आईएफआर उतारा, लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी बातें यहाँ नहीं लिखी जाएंगी। यहाँ सिर्फ उतारने का काम होता है, रिजर्व लिखा कुछ नहीं जाएगा। डन। अब बात करते हैं, ठीक है, मिसेज वाली लोन हो गया, ट्रेड करना आपस में निपटा लिया, ठीक है। ईपीएफ के बारे में कोई लाइन नहीं लिखी, तो आपको पता है लाइबिलिटी के बारे में कोई लाइन नहीं भी लिखेगा तब भी हमें पे करनी पड़ती है। तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक ईपीएफ कितना? 60,000 रुपए। मैटर क्लोज। आ गया वो लास्ट वाला काम। चलिए अच्छी साइड और बुरी साइड का टोटल करते हैं, चेक करते हैं। 42,000 प्लस 60,000 प्लस 9,000 प्लस 4,000 प्लस 38,000 प्लस 18,500 प्लस 2,31,000 प्लस 7,680 प्लस 15,40, यानी कि टोटल आया हमारी उस साइड का 426,020। अब बुरी साइड का टोटल करके देख लेते हैं। बुरी साइड तो मुझे बिल्कुल बुरी लगती है। 24,000 प्लस 19,000 प्लस 40,000 प्लस 210 प्लस 32,000 प्लस 9,000 प्लस 12,000 प्लस 60,000। जब आप टोटल करोगे तो 4,06,000। भगवान किसका टोटल आ रहा है? देखते हैं। 4,06,000। और आपको पता है मेरा खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि अच्छी साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। और जब अच्छी साइड का टोटल ज्यादा आता है तो मुझे अच्छा लगता है। देखते हैं प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट तो आएगा, लेकिन कितना आएगा? प्रॉफिट आ रहा है दोस्तों 20020। आपको पता है किस साइड का टोटल लिखेंगे? यहाँ भी लिखेंगे 426, यहाँ भी लिखेंगे 426। और आपका प्रॉफिट आ रहा है रियलाइजेशन प्रॉफिट 20020। ठीक है जी। डन 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 डन। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों एक नई चीज आ गई है।